तो आज से हम AEDO जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी उसका प्रैक्टिस सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि इसका जो सिलेबस है उसमें देखते हैं कि जो 100 क्वेश्चन है ना वो 2 घंटे जीएस का पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग 2 घंटे का, और फिर उसके बाद 30 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा और उधर जो 70 मार्क्स का है हिंदी रहेगा। तो इसका सिलेबस ये है और आज से हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे डेली। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि कुम्हरार स्थल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जैसा कि देखते हैं कि जो कुम्हरार स्थल है पाटलिपुत्र स्थल से संबंधित है, और यहाँ पे जो है मौर्य काल के जो भवन के अवशेष हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इसकी खुदाई लगभग पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1913 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर है वह कब से कब चलता है? तो फाइनेंशियल ईयर जो चलता है यह, तो ये गलत से कलर हो गया है, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, ये रॉन्ग है, ये बी नंबर, ओके। तो 2 का सी नंबर होगा। 3 का क्या है कि भारत के संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो है ना, यह भारतीय शिक्षा जो विधेयक है 2009 संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को मंजूरी मिला, और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गई है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जो शिक्षा का संशोधन है 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया, और इससे जो है आर्टिकल 21A में ऐड किया गया, जिसमें 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। 4th में है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। और यह आपातकाल जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही की जाती है। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? तो वह सप्तऋषि तारामंडल होते हैं, और इसके बारे में यह कहा जाता है कि ध्रुव तारा जो है इसकी किरणों की पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांश का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के जो सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के अर्ली हिस्ट्री पुस्तक यानी भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ, BA स्मिथ हैं। इन्होंने साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार हैं, और 1904 में इनकी जो पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके तहत भारत का व्यवस्थित इतिहास की जानकारी मिलती है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकसित करने वाला उद्योग क्या है? कि जैसा कि जानते हैं कि बिहार राज्य की जो जनसंख्या है लगभग 80% कृषि पर निर्भर है, ठीक है। और कृषि का योगदान भले बिहार में 19% लगभग है, इस जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसके तहत लगभग 19% है, 19%, ठीक है। बट यह जो है रोजगार के मामले में 54% प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या है कि जो अभी बजट में ही देखा गया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो बिहार को मिला है, दरभंगा में मखाना बोर्ड मिला है, जो चीनी शुगर मिल के लिए जो समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है, ठीक है। दुग्ध निर्माण है, बिहार जो है शहद निर्माण में 4था स्थान आता है। तो कहीं ना कहीं बिहार जो है भले उद्योग धंधे जो नहीं विकसित हो पा रहे हैं क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है, बट जो कृषि से जुड़े उद्योग हैं, कृषि से जुड़े जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, शुगर मिल है, दुग्ध उत्पादन है, ये सब में बिहार अग्रणी है। इसलिए 8 का आंसर क्या होगा? ई नंबर, ठीक है। यानी सारे के सारे बढ़ोतरी हो रही है इसमें। उसके बाद देखते हैं 9th नंबर में। तो 9th में देखते हैं कि बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था कि जब 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जनवरी 1937 में चुनाव कराया गया, तो बिहार में जो 152 सीट में
107 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 98 पर विजयी हुआ। अब उसके बाद क्या है कि विजयी होने के पश्चात विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को वहाँ के जो तत्कालीन राज्यपाल थे MG हेलट, उनको निमंत्रण दिया, बट उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद राज्यपाल ने जो बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग पार्टी थी, मोहम्मद यूनुस सरकार को आमंत्रित किया, और ये लगभग 1.5 मंथ तक सरकार बनाने के बाद फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन यह लगभग भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा कहा जाता है, ठीक है, और इनके ही जन्म दिवस 15 नवंबर के रूप में जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा कब गया था? तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होने के कारण ये ऑप्शन होगा, 3 मार्च 1900 ईस्वी को। बिहार के चिरांद जो सारण जिला में है, ठीक है, घाघरा नदी के किनारे जो वहाँ पे स्तूप नुमा भराव को हिंदू बौद्ध मुस्लिम का भी वहाँ देखा जा सकता है। तो चिरांद जो है ना, वहाँ से हड्डी के औजार भी मिले हैं, और वह नवपाषाण कालिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वो ज्ञान दीपम नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की? तो ज्ञान दीपम नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहब ने किए थे, और इनकी जो आत्मकथा है दरिया साहब भी है, ठीक है, यह कबीर के अवतार माने जाते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक? तो तुर्क सत्ता का जो संस्थापक था, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन यहाँ वास्तविक संस्थापक कह रहा है तो ये जो है ना इब्न बख्तियार खिलजी है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जो कि केरला में बनाया गया था, केरल के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बनाया गया था इसे। और ठीक है, और DNA के बारे में देखते हैं कि जो 1953 में वाटसन क्रिक ने DNA का जो बाइलेक्ट मतलब बाई हेलिक्स मॉडल जो प्रस्तुत किए थे, द्विकुंडलित संरचना, इसी कारण से उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 17 में देखते हैं कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो पहला जो एंजाइम है ना, वो एमाइलेज है, और यह एंजाइम लारयुक्त एंजाइम होते हैं, और लार ग्रंथि जो है ना एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती है। जैसा कि जानते हैं कि यह स्टार्च को पचा करके शर्करा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। एक लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन वो कहाँ से आते हैं? अग्न्याशय से, और पैप्सिन और रेनिन अमाशय से आते हैं। लीची का खाद्य भाग क्या है? तो लीची का खाद्य भाग जैसे एरिल होता है, आम का जैसे मध्य फल भित्ति है, नारियल का भ्रूणपोष है, सेब का मांसल पुष्पासन है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है BPSC में भी आया हुआ है। पौधों में प्रदीप्त कलिता की खोज करने वाले, तो प्रदीप्त कलिता क्या होती है कि कुछ पौधों को फूल खिलने के लिए कुछ मात्रा में प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, इसे ही पौधों की प्रदीप्त कलिता या फोटो प्रायोडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज जो है ना गार्नर और एलार्ड ने किए थे। स्टोमेटा पौधों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी छिद्र से ऑक्सीजन को सिक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है, ठीक है। जबकि देखते हैं कि सर्प का अध्ययन क्या होते हैं? सर्प का है ओफियोलॉजी है, ठीक है। हर्पेटोलॉजी है, जो उभयचर प्राणी होते हैं उसका अध्ययन है। नेक्स्ट है कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में सेल डिवीजन होता है, यानी 2 भाग में बढ़ते हैं, तो 2 घंटे में कितने सेल डिवीजन होंगे? तो देखिए 15 मिनट में 2 हो रहा है, और 2 घंटा में कितना हुआ? 120 मिनट, यानी 15 गुने 8 120 हुआ, यानी 2 के पावर 8, यानी 256 निर्मित हो जाएंगे। पौधे और पशु कोशिकाओं में जो अंतर होते हैं, पौधों एवं पशु कोशिका में जो डिफरेंस है क्या है कि पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो मोटा और कड़ा आवरण का रहता है,
जो सेलुलोज की बनी रहती है, और यह एक क्या है, परमेबल होता है, जिससे परमेबल मतलब पारगम्य होती है, जबकि जो पशु की कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। ठीक है, तो अंतर जो है ना कोशिका भित्ति की वजह से है। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर जो नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं वो कौन सा है, तो एस्पार्टेम। ठीक है, ये चीनी से भी अधिक मीठा होता है। कमरे के ताप पर द्रव की स्थिति में रहने वाले धातु, तो कमरे के ताप पे धातु की बात करें तो पारा है, लेकिन कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु की बात करें, नॉन मेटल्स, तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे का विशुद्धतम रूप, यानी लोहा का जो है ना सबसे प्योर रूप कौन सा है, तो सबसे प्योर रूप वो होगा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी। ठीक है, सबसे कम होगी जो पिटवा लोहा होता है, जबकि जो ढलवा लोहा है ना इसमें कार्बन की मात्रा 3 से 4% होती है, इसलिए यह ब्रिटल होता है, भंगुर और कठोर होता है। 27, तो 27 में देखिए क्या है कि ब्लोचिंग पाउडर यानी CaOCl इंटू Cl, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह एक अकार्बनिक रसायन है। अकार्बनिक इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन का कोई परमाणु कनेक्टेड नहीं है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो जो मोजले आधुनिक आवर्त सारणी ने दिए हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का साइज है बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है। तो लिथियम जो है ना इसकी परमाणु संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है फलों को जबरदस्ती पकाने वाले किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र है C2H4। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं ना तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं, वो लवण और जल बनाते हैं। तो क्या है, ये न्यूट्रल अभिक्रिया है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। अगर किसी चुंबक को गर्म किया जाए, उसको हैमर से मारा जाए, ठीक है, तो वो अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। अगर उसे ठंडा भी किया जाए तो वो चुंबकीय गुण फिर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 32 में देखते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में तो क्या होता है कि F-32/9 = C/5। अब देखिए C की जगह 50 रखिए तो C/5 यानी 50/5 10 हो गया। 10 बराबर F-32/9 यानी 10 नंबर 90 अब प्लस 32 कितना होगा, 122। 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में बदलना है तो उसमें भी बदलेंगे, F-32/9 बराबर C/5 तो 104 फ़ारेनहाइट आएगा। संघनन क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो होता है कि जो वेपराइजेशन स्टेट में है उसको फिर से लिक्विफिकेशन किया जाए, द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जाए, तो वो कंडेंसेशन होता है। और अगर नेक्स्ट है सोनार तकनीक। सोनार का मतलब होता है SONAR। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो साउंड जो है ना यह प्रतिध्वनि पे काम करता है, इकोसिस्टम पे काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है पानी के भीतर भेजा जाता है, और वह क्या है कि नीचे की वस्तु पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ना जमीन यानी समुद्र के नीचे भेजा जाता है तो परावर्तित होकर एक डिटेक्टर महसूस करता है कि कितना टाइमिंग पीरियड में वो रिटर्न हुआ है, उसकी वजह से उसकी जो डेप्थ है ना वो पता लगाया जाता है। तो पानी के नीचे पहाड़ों का पता लगाना, हिमशैल का पता लगाना, समुद्र की गहराई का पता लगाना, इस सब में सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। अभी देखिए 36 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक सदिश राशि है। ठीक है, मैग्नेट जो है ना जब अपने चारों तरफ जो भी प्रभाव बिखेरता है उसी को कहता है मैग्नेटिक क्षेत्र, और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी चुंबकीय पदार्थ है उसको आकर्षित या
आकर्षित करती है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है ना वो क्या है, सदिश राशि है। ओके, नेक्स्ट है कि हवा में नमी को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो हवा में अगर नमी मापना है ना तो हाइग्रोस्कोपी बोलते हैं ना, जो मॉइस्चर नापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से क्या है, तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी नापा जाता है, और एरोमीटर से वायु या अन्य गैसों का वजन या घनत्व नापा जाता है। हरित क्रांति की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो देखा जाता है कि 1960 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इसमें खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ही पैदावार बढ़ाई गई थी। तो विश्व लेवल पर जो अमेरिकी विद्वान थे विलियम गॉड, उसने हरित शब्द को प्रयोग किया, और हरित क्रांति अगर विश्व लेवल में कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, जो मैक्सिको के थे। जबकि भारत में जो MS स्वामीनाथन है, उनका विशेष योगदान है, और उससे क्या है, गेहूं और चावल में आत्मनिर्भरता बढ़ी। उसके लिए जो हरियाणा, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, उसमें पैदावार अच्छी खासी हुई थी 1960 के दशक में। तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म का प्रयोग किया गया, पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं दी गई, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दी गई, हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया गया, जिससे कृषि के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई गई। 39 है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है। तो ये जो रिपोर्ट है ना, इसको जब आप देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें देखते हैं कि जो बिहार की जो शिशु मृत्यु दर है ना, वह राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ज़्यादा है और झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 2006-07 में उस समय के तत्काल वित्त मंत्री उर्फ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसे 2025 में पद्म भूषण भी मिला है, जबकि पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को मिला है, और बिहार के टोटल 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है। तो बिहार के इतिहास में इकोनॉमिक सर्वे जो है 2006-07 में सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस वजह से जो 2024-25 का जो बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया, वह 19वीं रिपोर्ट था वो। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू हुई थी। तो जनता पार्टी की सरकार ने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और यह जो है 1978 के आसपास लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि गरीबी के अंतर दर्शाता है। तो गरीबी का अंतर क्या है कि गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर का जो अंतर है, यानी जो गरीबी का नापने का जो तरीका है वर्ल्ड बैंक का क्या है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, घरों में उसका कंजप्शन क्या है। अगर कंजप्शन लेस है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो क्या है, वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वो। ठीक है, अभी जो है 13,095 रुपये या $13,095 या उससे अधिक जो कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय है, वो देश अति उच्च आय वाली देश कहलाती है, यानी विकसित राष्ट्र के रूप में उसे देखा जाता है एज पर वर्ल्ड बैंक। नीति आयोग, नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह 1 जनवरी 2015 से कार्यरत है, और यह एक थिंक टैंक और सहकारी सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती है। इन्होंने जो मल्टी MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अभी जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी जारी किया है 2024-25 में, उसमें भी बिहार का स्तर जो है ना सबसे निम्नतर है। ठीक है, और इस MPI रिपोर्ट में बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इसमें बहुत ध्यान देने की बात है। गरीबी रेखा के बारे में बताना है, तो जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के बारे में देखा जाता है कि जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, और यह NSO, ठीक है, यह NSO और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों मर्ज होकर के 2019 में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना गया है। भारत में स्वीकृत जो शहरी क्षेत्र में है ना 2100 कैलोरी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी है, क्योंकि ग्रामीण के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें पैसे भी कम मिलते हैं। इसका अनुमान हर 5 साल में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 ऑप्शन सही है, और यहाँ पूछा है गलत, इसलिए कोई भी गलत नहीं है।
यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह जो है ना आर्टिकल 179 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित करके पद को त्याग सकते हैं। देखिए विधान परिषद, तो विधान परिषद की सदस्यों की जो संख्या है, ठीक है, 91 संविधान 91 संविधान संशोधन के तहत विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वह विधानसभा के जो टोटल सदस्य संख्या है उसकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती। जबकि विधान जो सभा है यानी निचली सदन जो है ना उसमें न्यूनतम संख्या कितना है 60 डिसाइड किया गया है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार, तो अगर उच्च न्यायालय की बात आता है तो उसकी जो न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश हैं और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश की संख्या डिसाइड करना है तो संसद डिसाइड करती है, जबकि राज्य में राष्ट्रपति डिसाइड करती है। राज्य में जो उच्च न्यायालय हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है? तो चूंकि सरकार में जो संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें क्या है कि उत्तरदायित्व की भूमिका होती है, ठीक है, और इसमें चेक एंड जो क्या बोलते हैं उसको चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना जाता है और यह दोनों ढंग आपस में मनमानी नहीं करे, जो कानून है उनके अनुरूप ही कार्य करे। इसलिए न्यायपालिका के अंतर्गत इस दोनों को रखा गया है। न्यायपालिका जवाबदेही सुनिश्चित कराती है दोनों को। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ई नंबर। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी करती है, जबकि राज्यपाल 213 के तहत जारी करती है। और इनकी जो यह शक्ति है वह क्या है? विधायी शक्ति है। संसद को राज्य में किसी मामले के संबंध में आर्टिकल जो 249 है ना वह क्या बोलता है कि 249(1)(a) के तहत अगर राज्यसभा इस आशय के संकल्प से 2/3 बहुमत से पारित कर दे, और वो पारित कब करे? जब राष्ट्रीय हित में ऐसा करना संभव हो, तो राज्य सूची के विषय में वह कानून बना सकती है और यह मैक्सिमम 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। तो इसका आंसर बी होगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन जो प्राइवेट जो बिल्डिंग्स है उसके ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार दिया गया? तो यह जो है भारत संघ जो नवीन जिंदन मामले थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है और यह मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में डिसाइड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का जो अधिकार है, जो 86th अमेंडमेंट 2002 में शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया और उसी के तहत आर्टिकल 21(a) जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। यह जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 के तहत संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दिया और 1 अप्रैल 2010 से लागू है। यह भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस के संबंधित है? तो आर्टिकल 19, ठीक है, और आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। 20 में क्या है? दोषसिद्धि से संरक्षण और 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा की बात की गई है? तो आर्टिकल जो 343 343 से 351 तक जो है ना वह भाषा से संबंधित है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता देता है, यानी प्रायोरिटी देता है? तो यह जो है ना आर्टिकल 245 से लेकर 255 जो संघ और राज्य की विधि शक्ति है उसके वितरण की बात करती है। और आर्टिकल 245 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून के बारे में
राज्य क्षेत्रीय परिवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है, ठीक है, उसमें प्रायोरिटी देती है। आर्टिकल 245 संविधान के 8वीं अनुसूची, देखिए टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है, जिसमें कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें क्या बोलता है, भाषा के आधार पर, जबकि जो राजनीतिक दल बदल जो है ना 10वीं अनुसूची है 52वां अमेंडमेंट 1985 के तहत, पंचायती राज व्यवस्था जो कि 11वीं अनुसूची में है और शहरी सुशासन वह 12वीं अनुसूची में है। पंचायती राज व्यवस्था में आर्टिकल 243 से लेकर के 243 के पी तक संबंधित है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जब ग्रीन हाउस का जो कंसंट्रेशन है जब बढ़ता है ना, तो गैस द्वारा अधिक ऊर्जा यानी ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, जिससे पृथ्वी सामान्य की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। इसे ही भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए बलपक्रम कहाँ है, तो मेघालय में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ही मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि जो गुंडी है वह तमिलनाडु में और मोल्लेम गोवा में, तो पन्ना वो गलत था, वो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से संघ यूटी में किसमें सबसे कम वनाच्छादित है। अब देखिए जो 1947 से हर एक 2 वर्ष में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, तो 1947 और 1987 से रिपोर्ट जारी करती है। तो इस बार का जो रिपोर्ट आया है उसमें 25.17% के साथ भारत में टोटल वन और वनावरण है, ठीक है, जिसमें कि लक्षद्वीप में 91% लगभग वन और वनावरण है, जबकि अंडमान निकोबार में 81%। सबसे कम की बात करें तो पंजाब है, फिर हरियाणा, फिर गोवा है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें वन और वनावरण तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब छत्तीसगढ़ है, ठीक है। लेकिन सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित अगर यूटी में बात करें तो चंडीगढ़ में है, ओके। अभी देखिए जो पिरामिड है ना, उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड किस में पाए जाते हैं, तो जीव भार का पिरामिड। तो उसमें जो एक लिंडमैन का नियम है जिसमें कहा जाता है कि ऊर्जा का जो ट्रांसफर है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में जो जाता है, प्राइमरी लेयर से सेकेंडरी में वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो उल्टा और सीधा दोनों किस में पाया जाएगा, तो जीव भार का पिरामिड। अब जीव भार का पिरामिड 2 होता है, एक समुद्री और एक स्थलीय है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा जीव भार का पिरामिड होता है, जबकि जो घास स्थलीय या स्थलीय होते हैं वह सीधा पिरामिड होते हैं, जबकि संख्या का पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता है, ऐसा कौन सा बायोडाइवर्सिटी है जो दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी, समुद्री तट, कोस्टल एरिया है, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल हैं, समुद्री घास हैं, प्रवाल भित्तियां हैं। तो इसमें साथ साथ 21 द्वीप शामिल है। तो वह जो तमिलनाडु के दक्षिणवर्ती एरिया है, मन्नार की खाड़ी में, बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा क्या है, तो लिस्बन जो घोषणा है ना वह महासागर से संबंधित है, और इसमें जो महासागर हैं उसमें संरक्षण की बात की गई है, और यह 2022 की लिस्बन घोषणा की बात की गई है। उसमें हमारा महासागर, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। 63 देखते हैं कि 2011 की जनगणना जो सेंसस हुई थी देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6,10,000 था। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ना कि उत्तर प्रदेश, ओके। उसके बाद है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ना कि 2.6%। तो इसलिए बी और सी गलत है, तो ए ऑप्शन सही है। 64 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 10 के वृद्धि तो टोटल भारत का तो 17.64% हुआ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि 10 के महिला जनसंख्या वृद्धि, तो डिकेड जो महिला जनसंख्या वृद्धि है 18.12%, जबकि पुरुष का 10 की वृद्धि जो है 17.19%, और ऑल ओवरऑल की बात करें भारत का तो 17.64%। देखिए 65 में क्या है कि कुल जनसंख्या
जो टोटल जनसंख्या है उसको कुल क्षेत्रफल से भाग देंगे तो क्या आएगा, डेंसिटी आएगा, जनसंख्या घनत्व आएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, और बिहार की अभी जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार, तो 1106 है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, 382। इंग्लैंड में स्थित पेनाइन नामक पर्वत श्रेणी का विस्तार किस दिशा में है, तो पेनाइन्स जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, यह इंग्लैंड का रीड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रकार है, तो अभी हम समझते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार एक्चुअली है कहाँ पे, तो जो मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है उसका विस्तार जो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री लाइन के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं, और 30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग है, जिसमें फ्रांस, दक्षिणी इटली, यूनान, तुर्की, सीरिया, पश्चिमी जर्मनी, दक्षिणी कैलिफोर्निया और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, तो सारा का सारा भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर आता है। जबकि साइबेरिया क्या है, यह ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र है, चूंकि रूस के उत्तरी क्षेत्र में है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है, तो उत्तरी जो न्यूजीलैंड है यह शीतोष्ण जलवायु में आते हैं, ना कि भूमध्य सागरीय में, बाकी सब भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रचलित नहीं है, तो देखिए पैम्पाज जो है ना, प्रेडीज है, ये सब क्या है, शीतोष्ण है, जबकि ये सब जो है ना मध्य चिली, एडिलेड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, केपटाउन अफ्रीका में, ये सब क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु है। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल्स अमेत्रासु का नामकरण किसके आधार पर किया गया, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये अमेत्रासु एक जैपनीज वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, स्वर्ग को प्रकाशित करने वाली महान आकाशीय सूर्य देवी। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, तो इसमें देखते हैं कि जो चंद्रमा है वह जैसे कि बुध और शुक्र में जो है ना कुछ कलाएं पाई जाती है, रिंग्स पाए जाते हैं, तो बुध और शुक्र की जो दिखने वाली कलाएं हैं वो लगभग चंद्रमा में भी सदृश दिखते हैं, इसलिए चंद्रमा के सदृश कौन है, बुध और शुक्र। अब देखिए पृथ्वी क्या है ना, सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। अब जब इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगी तो सबसे नजदीक जो आता है ना उसको उपसौर बोलते हैं, ये 3 जनवरी को आते हैं, और घूमते घूमते जब पृथ्वी सूर्य से जब सबसे अधिक दूरी पे जाती है यानी 4 जुलाई को, उसको अपसौर कहते हैं। निम्नलिखित में से लौह अयस्क में बेलाडीला में खनन होता है, तो बेलाडीला एक्चुअली है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में बेलाडीला की खान है, वहाँ पे हेमेटाइट की उत्तम कोटि के अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, और यही बेलाडीला की खान से लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, 74 क्या है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून। ठीक है, तो लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून होना चाहिए था, यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसलिए गलत है, इसमें कोई नहीं सही है। हैदराबाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी, चूंकि जब आती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो जून से सितंबर तक उनका पीरियड होता है, और जब वो रिटर्न होता है तो अक्टूबर नवंबर में वो रिटर्न होते हैं, तो हैदराबाद में 15 अक्टूबर को वापसी की सामान्य तिथि है। देखिए त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण है, और उपोष्ण जो जलवायु है वह लगभग 40 से 50 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है, तो जैसा कि देखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। ठीक है, भारत का उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था यह 5.5 घंटा आगे है इंटरनेशनल जो ग्रीन जोन है। अभी देखिए 80 में क्या है, तो 1815 ईस्वी में, ओके 1815 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक आई थी, उसका नाम क्या था, तुहफत उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, उनकी यह प्रथम पुस्तक थी फारसी भाषा में। उसके बाद देखते हैं 81 दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन क्या है, दक्कन से पता चलता है कि दक्षिण भारत की बात कर रहा है,
ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक 24 अक्टूबर 1884 को किए। उनके साथ विष्णु शास्त्री जो चिपळूणकर थे, गोपाल गणेश आगरकर थे, ठीक है। और इनका मुख्यालय कहाँ था? पुणे में। और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा को प्रसार करना है। नेक्स्ट है कि अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल पत्रिका के संपादन किए थे। जबकि जमींदार की अगर बात करें तो जमींदार पत्रिका के जो संपादक थे मौलाना जफर अली खान। मौलाना जफर अली खान जो है जमींदार के संपादक थे। जबकि कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। और बंगाल गजट की बात करते हैं तो गंगाधर भट्टाचार्य ने किए थे। देखिए वंदे मातरम जो है ना एक इंग्लिश समाचार पत्र था जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसको संपादन किए थे अरविंद घोष ने, ठीक है। तो 6 अगस्त 1906 को समाचार पत्र तो प्रारंभ हुआ था, जबकि इसका जो स्थापना है ना वो बिपिन चंद्र पाल ने किए थे। जब न्यूज़पेपर एक्ट 1908 आया तो इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं 84 लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। और यह जो है उन्हीं के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसमें कि अगर वायसराय के जो विरुद्ध या फिर उनके दमनात्मक कार्य को अगर उजागर करेगा तो उसका संपत्ति जब्त कर ली जाएगी प्रेस सहित। तो प्रतिबंधित किया गया था 1878 में। बाद में फिर जब लॉर्ड रिपन आया 1880 से 84 का जो पीरियड था उनका, तो उसमें 1882 में इसको खत्म कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के एक नेता वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे, ठीक है, बिहार के जगदीशपुर से। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी कौन थे? तो निकोलसन एंड हडसन था, ओके। और इसमें देखते हैं कि 1857 में जो शुरुआत हुई थी वो तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और बाद में फिर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। जबकि लखनऊ के जिले देखते हैं तो कैंपवेल लॉरेंस था, कानपुर से भी कैंपवेल था, इलाहाबाद से कर्नल नील था, ठीक है। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो विश्वनाथ दुबे ने। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है बट पूछ सकता है कि 1857 के में विद्रोहियों को धोखा किसने दिया था? तो विश्वनाथ दुबे ने। शेरशाह की भू लगान की व्यवस्था कैसी थी? तो ये देखिए एक सोचने वाली क्वेश्चन है कि कैसा होना होगा। तो चूंकि शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि भूमि की माप करवा करके लगान को निर्धारित किया गया था और सीधा वो किसान के साथ मतलब एक तरह से बातचीत करते थे और उसे लगान वसूलते थे। तो चूंकि रैयतवाड़ी भी तो जो क्या कौन थे लाए थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो 51% पे लाए गए थे ना, उसमें भी क्या है ना कृषकों को ही जमीन का मालिकाना हक दिया गया था और डायरेक्ट वो राजस्व ब्रिटिश को मतलब सेंड करते थे, ठीक है। थॉमस मुनरो ये जो लाए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं शेरशाह की जो भू लगान मापी था ना वो भी रैयतवाड़ी से संबंधित था, क्योंकि सीधा कृषकों के साथ ही वो शेरशाह सूरी के जो राजस्व वसूलने वाले अधिकारी होते थे सीधे किसान से ही वसूलते थे, इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था है। फतेहपुर सिकरी जो कि कहाँ है? आगरा यूपी में, ठीक है। तो अकबर की जब गुजरात विजय की स्मृति में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 134 फीट की बुलंद दरवाजा बनाया गया था, ठीक है। और यह बुलंद दरवाजा की दक्षिण दिशा अकबर की दक्षिण विजय और गुजरात विजय का प्रतीक भी माना जाता है। ये लाल और काले बलुआ पत्थर से भी बनाए गए हैं। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक या पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर की स्थापना जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका कार्यकाल 1325 से 1351 तक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने ये शम्स ए सिराज या पूर्व का सिराज की स्थापना किए थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि लाखों का दान करने वाले व्यक्ति थे, वो बहुत ही सुशील और सज्जन व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें लाख बख्श कहा जाता है। जबकि जिंदा पीर की बात करें तो औरंगजेब को कहा जाता है। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराए थे?
तो शमसी जो है ना, एक्चुअली ये शमसी समुदाय था, ठीक है, शमसी फैमिली से बैकग्राउंड का था इनका, इल्तुतमिश का, इसलिए। और हौज का मतलब क्या होता है, तालाब, ठीक है। तो शमसी परिवार के समुदाय ने जो तालाब का निर्माण कराया वह इल्तुतमिश था। ओके। 93 में देखते हैं कि विग्रहराज, जो अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ थे ना, या बिसलदेव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा भी था, उन्होंने एक संस्कृत कॉलेज बनाया था, बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी को तुड़वा करके मात्र 2.5 दिन में मस्जिद का निर्माण कराया गया था, इसलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, और वह संस्कृत कॉलेज था। एहोल जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है, जिसको रविकृति ने उल्लेख किए हैं, तो उसमें जो है चालुक्य काल से संबंधित है। सिंधु घाटी के लोग मटर, गेहूं, जौ, सुअर, बकरी का मांस आदि प्रमुख खाते पीते थे, इसलिए वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। चहुंद्रो जो है ना, सिंधु नदी के किनारे बसा है, और सिंध प्रांत जो है ना, उसके सिंधु नदी के बाएं तट पर भी बसा है, और इसका जो उत्खनन है 1934 में NG मजुमदार ने किए थे। और यही चहुंद्रो से जो मनका बनाने के कारखाने हैं, ठीक है, कांस्य गाड़ी है, वक्रकार ईंट है, और मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नाली का भी प्रयोग देखा गया है इसमें। देखिए 97 में क्या है कि पुरुषार्थ कितने हैं, तो हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ की बात की जाती है। वो 4 कौन कौन से हैं, उसको कहा जाता है पुरुषार्थ चतुष्टम, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो ये जो है ना हिंदू धर्म में 4 जो है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। और 16 क्या है, संस्कार है। पुरुषार्थ कितने, 4 हैं, 16 क्या है ना, संस्कार है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से मिला है, तो नर्मदा नदी घाटी, जो कि 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थल से मानव कपाल और हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किए थे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि बलूचिस्तान के बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह नवपाषाण काली का स्थल भी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन से कथन सही है, तो हड़प्पा का जो उत्खनन है 1921 में दयाराम साहनी ने किए, और पाकिस्तान के मोंटी डोंगरी जिले में है, ठीक है, रावी के बाएं तट पे है। यहाँ लिखा है ब्यास नदी, गलत है। हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। और छत्र और ताम्र रथ वाला जो हड़प्पा का स्थल मिला है ना, वह महाराष्ट्र के दैमाबाद छत्र से मिला है, ना कि हड़प्पा छत्र से। तो 1 और 2 सही है। इस प्रकार से आज हम पूरा सेट 1 डिस्कस किए। कल में फिर हम सेकंड मिलते हैं फिर। ओके।